सीएम धामी ने पुलिस अधिकारियों की ली बैठक। एसपी एसएसपी से लिया विभाग का अपडेट। ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। बीकेटीसी के सीईओ विजय प्रसाद पहुंचे केदारनाथ धाम। सीईओ ने किया क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण। 21 मई को खुलेंगे मंद महाशर धाम के कपाट। कांग्रेस कमेटी के महासचिव ने दिया सीएमओ को ज्ञापन। अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं की मांग की। मरीजों की बताई समस्याएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे उत्तराखंड के बुलेटिन में। आपके साथ मैं अंजलि झा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के बीजेपी कार्यालय में वक्फ सुधार जन जागरण अभियान के अंतर्गत आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनहित को सर्वोपरि रखने की आवश्यकता पर बल दिया। वही कार्यशाला में वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई समस्याएं, अनियमितता और उनके जो समाधान है उस पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई जो वरिष्ठ नेता थे, वक्फ बोर्ड के प्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे। वह सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्तरीय पुलिस संगोष्ठी के अवसर पर 3 घंटे से अधिक चली मैराथन बैठक में पुलिस महानिदेशक से लेकर के सभी एसपी एसएसपी के उनको जो विभाग हैं उनके लेकर के अपडेट लिया। सीएम धामी ने पुलिस थानों में जन सुनवाई को प्रभावी बनाने, साइबर अपराधों में त्वरित एफआईआर दर्ज करने समेत पूरे प्रदेश में सीसीटीवी निगरानी तंत्र को मजबूत करने और थानों के आधुनिकीकरण और पुलिस आवासों की दिशा में तेजी से कार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। अधिकारियों को पर्यटन सीजन और चारधाम यात्रा को देखते हुए विभिन्न पर्यटन स्थलों में ट्रैफिक, पार्किंग और शटल सेवा की बेहतर व्यवस्था के लिए संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। इस बैठक के बाद सीएम योगी ने मीडिया से बात करते हुए बैठक में हुई चर्चाओं के बारे में बताया। पुलिस का 2 दिवसीय पुलिस की एक प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी थी और उसमें विभिन्न मुद्दों पर जो भी राज्य के अंदर चुनौतियां हैं, आने वाले समय में चारधाम यात्रा है, टूरिस्ट सीजन है, वनाग्नि है, साइबर कंट्रोल है, ट्रैफिक व्यवस्था है और अपराधों पर अंकुश लगाने की बात है, वेरिफिकेशन है, सभी जो भी हमारे एक समय से राज्य के लिए आवश्यक मुद्दे हैं उन सभी पर पुलिस की 2 दिवसीय यहाँ पर संगोष्ठी चली है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव पुलिस ने लिया है। हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। वो उत्तराखंड में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर के इस बार हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ ही विकासनगर क्षेत्र में भी यात्रियों को तमाम सुविधाएं देने की तैयारी शासन प्रशासन स्तर पर की जा रही। विकासनगर के हरवटपुर में मौजूद बस अड्डे पर चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर के विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और एडीएम देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा ने सभी संबंधित विभागों की एक समीक्षा बैठक की है। इस बैठक में तहसील, एनएच, पीडब्ल्यूडी, परिवहन, स्वास्थ्य, नगर निगम, विद्युत सहित जल संस्थान विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। चारधाम यात्रा की प्रिपेयर्डनेस को और क्या क्या नई चीजें कर सकते हैं। गत वर्ष की यात्रा का बहुत शानदार संचालन यहाँ से हुआ, उसको और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा हुई। जिले से जिलाधिकारी ने एडीएम साहब को भी इसके लिए आज इस बैठक के लिए ड्राफ्ट किया था और तमाम सारी बारीकियों से उसके ऊपर चर्चा हुई। यहाँ पर ये बस अड्डा नगर पालिका क्षेत्र में है, तो अभी नगर पालिका की अध्यक्षा जी और ईओ साहब ने बाकायदा
वह आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विनोद सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी को विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस के महासचिव विनोद सिंह चौहान का एक कहना है कि राजधानी के मुख्य अस्पतालों में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। अस्पतालों में मरीज के लिए बेड की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण मरीज दवाई इमरजेंसी में ले रहे और कुछ मरीजों को मजबूरी में प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करवाना पड़ता है। हमारे यहाँ सबसे पहले मांग ये है कि आज जो देहरादून जिले में डेंगू चरम सीमा में पहुंच गया है, उसके पेशेंट इतने आ रहे हैं और अभी हाल ही में आज ही एक डेंगू से एक पेशेंट की भी डेथ हो गई है। उसको लेकर आज हमने सीएमओ को ज्ञापन दिया। सीएमओ जी तो मीटिंग में थे, उनकी डिप्टी सीएमओ सेमवाल जी से मुलाकात हुई। हमने उनको ये कहा कि सबसे पहले तो ये है कि दोनों अस्पताल हो चाहे प्रेमनगर हो, जितने भी जिले में अस्पताल है वहाँ पे प्लेट्स की और मशीनों की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वो जो प्लेट्स बनती है वो 4 घंटे बनती है। मशीनों की ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था की जाए और दूसरा ब्लड की भी व्यवस्था की जाए। ब्लड के लिए एक पोर्टल बनाए। देहरादून जिले में किसी को पता ही नहीं कि यहाँ भी ब्लड कहाँ मिलता है, खाए सबको पता है कि IMA मिलता है। जहाँ जहाँ मिलता है उसके लिए एक प्रचार किया जाए कि हाँ भाई इस जगह से यहाँ पे ब्लड मिलता है। और प्लेट्स के लिए मशीनें ली जाए। हम तो ये पूछना चाहते हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री है धन सिंह रावत जी, उन्होंने 8 साल आज बीजेपी को हो गए इस प्रदेश में सरकार बने हुए लगातार। उन्होंने आज तक कोई एक अस्पताल नहीं बनाया, कहीं उसका उच्चीकरण नहीं किया। जितनी भी देन है वो कांग्रेस की देन है। जब राज्य बना था उसके बाद नंद तिवारी जी, उसके बाद विजय बगड़ा, हरीश रावत जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पौड़ी जिले में कांग्रेस नेता और पूर्व IAS सुंदरलाल मंद्रवाल ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तराखंड सरकार को आड़े हाथों लिया। सरकार पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में देरी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो चुका है और नवंबर में ये जब कार्यकाल समाप्त होगा, इसके बावजूद उन्हें प्रशासक जो है वो बनाना विधि सम्मत नहीं है। यह भी कहा कि अगर सरकार चाहती तो अप्रैल मई में चुनाव संपन्न हो सकते थे, लेकिन अब चुनाव में हार के बाद बीजेपी सरकार पंचायत चुनाव से डर रही है। उन्हीं लोगों को प्रशासक बनाने की क्या आवश्यकता थी, मैं तो समझ। अब ये चुनावों की चर्चा आजकल काफ़ी गर्म हो रखी है। जिला पंचायतों के चुनाव होने हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों के चुनाव होने हैं। तो ये कार्यकाल का तो इनका नवंबर में ख़त्म हो गया था और तब से सरकार लगातार बनाने पर लगी हुई है। और जिन अध्यक्षों को या ब्लॉक प्रमुखों को, ग्राम प्रधानों को हटाया गया था, जिनका कार्यकाल समाप्त हो चुका था, उन्हीं को प्रशासक के रूप में बनाया गया। मैं कहता हूँ ये हमने पहली बार सुनी। जब कार्यकाल समाप्त हो गया तो उन्हीं लोगों को प्रशासक बनाने की क्या आवश्यकता थी। मैं तो समझता हूँ कि विधि सम्मत नहीं, लेकिन सरकार की अपनी वो है कि उन्होंने इनको बना दिया है। 30 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है, जबकि 2 मई को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे। उससे पहले BKTC के जो CEO हैं विजय प्रसाद थपलियाल ने केदारनाथ धाम का क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस दौरान ओमकारेश्वर मंदिर में महमदेश्वर और साथ ही तुंगनाथ के कपाट खोलने की तिथि तय की गई। 21 मई को मदमहेश्वर धाम के कपाट खुलेंगे, जबकि 2 मई को तुंगनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि निश्चित हुई है। 4 धाम यात्रा की शुरुआत से पहले ही बद्री केदार मंदिर समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। केदार घाटी में पूरा भ्रमण किया गया और अभी हाल ही में हमने जो केदारनाथ की उखीमठ ओंकारेश्वर में जो कपाट खुलने की तिथि होती है मदमेश्वर और तुंगनाथ की, तो 21 मई को मदमेश्वर बाबा की और 2 मई को तुंगनाथ की जो कपाट है खुलने का निर्णय लिया गया है पंचपुरोहित और तीर्थपुरोहित और BKTC द्वारा। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैंने देखा पूरे रास्ते बिल्कुल चाक चौबंद हैं, बढ़िया हैं, रास्ते में कोई ऐसी दिक्कत नहीं। लाइट, बिजली, पानी की व्यवस्थाएं बिल्कुल शासन और प्रशासन मुस्तैद हैं और मुझे लगता नहीं कि किसी को कोई दिक्कत आएगी और अच्छे से श्रद्धालुओं को बहुत भव्य और दिव्य दर्शन होंगे और रास्ते बहुत अच्छे हैं। ऑपरेशन स्माइल के तहत हरिद्वार पुलिस ने 300 से ज्यादा बिछड़े हुए लोगों को अपने परिवार से मिला है, जिसमें हरिद्वार पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने अहम भूमिका निभाई है। तमाम गंगा स्नानों और मेलों के दौरान अपने अपने परिजनों से बिछड़ जाने वाले बच्चे और वयस्कों को खोजकर पुलिस ने उनके परिजनों को सौंपा है, जिससे कि परिजनों की मुस्कान वापस लौट आई।
पिछले 1 साल में 320 गुमशुदा और बिछड़े हुए लोगों को खोजकर हरिद्वार पुलिस ने ऑपरेशन स्माइल में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया। वही पुलिस मुख्यालय से भी हरिद्वार पुलिस को इसके लिए बधाई दी गई। छोटे बच्चों को उनके माता पिता को सौंपे जाने के कई भावुक पल भी कैमरे में कैद हुए। करता आ रहा है और इसमें हमारी ASTU जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो यूनिट है उसके प्रभारी के साथ साथ जो हमारी जो पूरी टीम है हरिद्वार पुलिस की, मैं उसमें उनको बधाई देता हूं, जिन्होंने प्रतिवर्ष लगातार करते हुए करीब 300 से ऊपर जो हमारे बच्चे हैं, बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं जो घर से किसी प्रकार से चली गई थी और उनको खोज के वापस में सकुशल उनके परिजनों से मिलाया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं इसमें संपूर्ण ASTU की टीम को बधाई दूँ। बागेश्वर उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद देहरादून और अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन के सहयोग से बागेश्वर को लैब ऑन व्हीकल्स वैन मिली है, जो जनपद बागेश्वर के विभिन्न विद्यालयों में कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक छात्र छात्राओं को विज्ञान गणित के प्रयोगों को सरल तरीके से समझाने का काम करेगी, जिससे बच्चों में समझने की क्षमता का भी विकास होगा। उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकॉस्ट देहरादून तथा अगस्त्य इंटरनेशनल फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में दोनों के सहयोग से आज जनपद बागेश्वर को लैब ऑन व्हील्स परियोजना के तहत एक मोबाइल वैन यहाँ पर मिली हुई है, जो जनपद के विभिन्न विद्यालयों में दूरस्थ क्षेत्रों में भी जाकर बच्चों को विज्ञान विषय के प्रति उनकी दृष्टिकोण, उनका वैज्ञानिकों उनमें विज्ञान विषय को समझे। वहीं हरिद्वार फुटपाथ के कारोबारी रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के नाम पर उनके कारोबारी स्थान से हटाए जाने के लेकर के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। बताते चले कि यह प्रदर्शन लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के नेतृत्व में कुंभ मेला शताब्दी द्वारा नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी जो हैं वो लघु व्यापारियों ने नगर निगम प्रशासन पर आरोप लगाया उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली का उल्लंघन कर रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों का शोषण और उत्पीड़न किया जा रहा था, जबकि फेरी नीति नियमावली के अनुसार रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, सभी सार्वजनिक जो स्थल हैं उसके नजदीकी रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों को अलग से वेडिंग जोन के रूप में व्यवस्थित और स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। हरिद्वार की भौगोलिक पट्टी किया जाएगा। जोन बेंडिंग कमेटी की बैठक सीधा है कि अगर आप राज्य फेरी नीति नियमावली का अध्ययन करेंगे, अगर किसी क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलता है, खास करके रेहड़ी पटरी वालों को हटाया जाता है, पहले TVC की बैठक बुलानी पड़ेगी। TVC की बैठक बुलाकर उसमें निर्णय लेने पड़ेंगे कि कौन से क्षेत्र से वेंडर को हटाना है, कौन से क्षेत्र से वेंडर को हटाना किया जाएगा। ये होना चाहिए कि आज चाहे वो पंतदीप का हो, चाहे रोड़ी बेल वाला का हो, चाहे घाटों पर आनंद वर्धन जी से, क्योंकि आनंद वर्धन जी भी हरिद्वार की। अब खबर चमोली से है, जहां पर जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने गुरुवार को कार्यालय में नगर पंचायत अध्यक्ष स्थानीय व्यापारियों संग बैठक की। बैठक में पिंडर नदी चैनलाइजेशन के बाद किनारे लगाए गए मलबों के उठान में तेजी लाने और बाजार क्षेत्र में लगने वाली जाम से निजात दिलाने के लिए सड़कों किनारों को आड़े तिरछे खड़े वाहनों को नगर पंचायत द्वारा बनाई गई जो पार्किंग है उसमें खड़े करने के निर्देश दिए गए। वही जिलाधिकारी का कहना है कि बाजार में लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए जल्द ही स्थानीय व्यापारी, वाहन चालक और पुलिस समेत नगर प्रशासन के साथ एक बैठक की जाएगी, जिस पर सुझाव और निदान के जो उपाय हैं उस पर चर्चा भी की जाएगी। देखते हुए जो कि हमारा थराली मुख्य बाजार पिंडर नदी के समीप स्थित है, तो उसकी स्थिति जो अभी बरसात होती है उसमें जो वाटर लेवल है वो बहुत ऊपर आ जाता है। तो हमने SDM सर से मांग की है, उन्हें ज्ञापन सौंपा है कि जो नदी आपने चैनलाइज करवाई है उसको थोड़ा और गहरा खोदा जाए। जो पुराना लेवल था पिंडर नदी का उस लेवल पर नदी को लाया जाए, जिससे कि थराली मुख्य बाजार की सेफ्टी हो सके। और हमने जाम की स्थिति को लेकर के भी उनसे वार्ता की है कि जो थराली में बार बार जाम की स्थिति बन रही है उसमें आप लोग थोड़ा सहयोग करें, प्रशासन सहयोग करे, जिससे कि थराली बाजार में जो जाम की समस्या है उससे हमें निजात मिल सके। जो हमारे व्यवसायी थे इनको बुला के निर्देशित किया है। इसमें हमारे यहाँ पर मेनली 3 जो पट्टा धारक है, एक चेपड़ा वाला है और 2 पिंडर नदी से पहले वाला है, तो इनको बुला के इनको निर्देशित किया गया है। अभी एक जल्द ही एक और मीटिंग करने वाले हैं। इसमें जो हमारे पुलिस थाना अध्यक्ष हैं, व्यापार मंडल और टैक्सी एसोसिएशन हमारा जो है उनके साथ एक मीटिंग करेंगे
और कैसे भी करके जो है ट्रैफिक जाम की जो व्यवस्था यहाँ पर देखी जा रही है कि एक तरह से अराजकता फैल रही है, तो कैसे हम इसमें चालानी कार्रवाई भी करेंगे। उसमें सभी जो व्यापारी वर्ग है हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने हमारा साथ दिया है। और आगे भी हम आश्वस्त करते हैं क्योंकि कुछ स्कूल्स भी वहाँ पे हैं, तो कुछ जो स्कूली बच्चे उनको भी दिक्कत ना हो, तो बहुत जल्द ही इसमें मीटिंग लेके हम अगले हफ्ते से चालानी कार्रवाई शुरू करने वाले हैं। तो आपके माध्यम से भी हम ये आपके क्षेत्र की जनता से अपील करेंगे कि इस मार्केट में, बाजार में अनावश्यक रूप से वाहनों में खड़ा। अब खबर मसूरी से है, जहां पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल मसूरी देहरादून मार्ग पानी वाले बैंड के पास से दिल्ली से मसूरी आ रही बस के अचानक से कमानी छूटने पर सड़क पर पलट गई। वहीं इस हादसे में बस में सवार जो 27 यात्री थे उनमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को 108 एम्बुलेंस से देहरादून हायर सेंटर भेजा गया। मसूरी कोतवाल संतोष कुमार मसूरी पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के मेघावाला गांव से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर एक कलयुगी बेटे ने हवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी ही मां, चाची और चचेरे भाई पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। वारदात इतनी खौफनाक थी कि तीनों बुरी तरीके से लहूलुहान हो गए। गंभीर रूप से घायल तीनों को आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान चाची सुनीता देवी की मौत हो गई है। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और इन पूरे मामले को लेकर के जांच में जुटी है। वारदात के पीछे की वजह क्या है, हालांकि वो अभी तक साफ नहीं हो पाई, लेकिन पूरे मामले में क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर उत्तराखंड में आज शुक्रवार से बेटे ने जहां मां पर धारदार हथियार से हमला किया है, वो उत्तराखंड में आज शुक्रवार से अगले 3 दिन तक मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार इस बदलाव से मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत मिलेगी, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड का एहसास होगा। 18 अप्रैल को देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और चमोली में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। 19 अप्रैल को देहरादून, हल्द्वानी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर से जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 20 अप्रैल को भी पूरे प्रदेश में मौसम बदलता रहेगा। अगले 3 दिन तक मौसम में हालांकि बदलाव होने के आसार लगाए गए हैं। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें तो कल 18 तारीख से लेकर 20 तारीख में फिर से एक पश्चिम विक्षोभ निकलेगा, जिसका असर की जो उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। तो 18 तारीख को देखेंगे तो शाम रात से उसकी एक्टिविटी मिलनी शुरू होगी, खासकर गढ़वाल रीजन में, और छुटपुट एक्टिविटी जो कुमाऊं रीजन की हिल्स में भी वो मिलेंगी। तो आप ये कह सकते हैं 18 की रात को जो है कुछ जगहों में हल्की मध्यम तक की जो बारिश है या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो गढ़वाल रीजन में रहेगी, और आइसोलेटेड एक्टिविटी कुमाऊं के जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स है या और भी हिल्स के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें वो मिलेंगे। तक ये पूर्वानुमान लगाया गया मौसम विभाग की ओर से कि मौसम में बदलाव होगा, तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश की संभावना भी है। हालांकि मैदानी इलाकों को इससे राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर के अगले 3 दिन में मौसम में बदलाव होगा, बारिश होगी और साथ ही आंधी तूफान भी आने की संभावना है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। और साथ ही मौसम विभाग ने इस 3 दिन का कई जगहों पर हाई अलर्ट भी जारी किया है। वो उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा की तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार इसे सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 धाम और केदारनाथ यात्रा को लेकर खुद मॉनिटरिंग की है, मैराथन बैठकें की है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई असुविधा न हो। हर उन जरूरी बातों का ध्यान रखा गया है जो यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में मदद करेगी। देखिए इस रिपोर्ट को। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन उन्हें पुख्ता कर रहा है। 4 धाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि यात्रा की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, जिसे सरल और सुगम बनाने के लिए यात्रा से जुड़े स्टेक होल्डरों से उन्होंने संवाद किया है और श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद और सुरक्षित हो, इस संकल्प को लेकर काम किया है। 4 धाम यात्रा को लेकर
सभी तैयारियां हमारी लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार समीक्षाएं हो रही हैं। हमारा प्रयास है कि सभी जो यात्रा को संचालित करने वाले हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी से संवाद स्थापित करके और जहां भी यात्रा में किसी प्रकार की अगर उसको विस्तार की आवश्यकता पड़ती है या कोई और काम करना पड़ता है तो हम वो सब काम लगातार करेंगे, लगातार संवाद बनाएंगे। आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को यात्रा में किसी प्रकार का कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, उनकी सुरक्षा भी हो और साथ ही साथ जो हमारे होटल व्यवसायी हैं, टैक्सी वाले हैं, हमारे टूर गाइड हैं, हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, जो भी लोग यात्रा को संचालित करते हैं, उन सब का काम चलना चाहिए और उसके निमित्त उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को उत्तराखंड में हम यात्रा कराएंगे। ये हमारा मैराथन बैठकें की जा रही हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। ऐसे में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का भी कहना है कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार अपनी पूरी तैयारी कर रही है। अधिकारियों से हाली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ भी वो सख्त कार्रवाई करने के साथ ही यात्रा रूट पर मनमाने पार्किंग शुल्क न वसूले जाने पर जोर दे रहे हैं और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है, इसके लिए अधिकारी को सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। वहीं श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण, मोबाइल ऐप से पंजीकरण के साथ साथ इस साल आधार नंबर से भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। इस साल भी हरिद्वार, ऋषिकेश और हरबर्टपुर में ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था है। देहरादून स्थित उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्यालय में स्टेट लेवल कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं, जो कि 24 घंटे संचालित रहेंगे। हमने चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 3 करोड़, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है अवमुक्त की गई है। तो इससे जो है मैं समझता हूं कि काफी कार्य किए जाएंगे। चारधाम यात्रा सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो, इसके लिए सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। राज्य के कैबिनेट मंत्री और रुद्रप्रयाग जनपद के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की शान है और इसके सुचारू संचालन के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार की प्राथमिकता है चारधाम यात्रा। उत्तराखंड की कहीं ना कहीं शान से जुड़ा हुआ चारधाम यात्रा जुड़ती है। पूरा विश्व की नज़र चारधाम यात्रा पे रहती है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो श्रद्धालु आए उनके लिए यात्रा सुगम भी हो, सुरक्षित भी हो। देखिए, सुरक्षा भी बहुत बड़ी एक हमारी फोकस एरिया है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपदाग्रस्त क्षेत्र है। आपने देखा है पिछले साल भी 31 जुलाई को आपदा आई थी, बहुत भीषण आपदा आई थी। सरकार ने बहुत अच्छा काम करते हुए लगभग 12 से 13 हज़ार लोगों को सकुशल वहाँ से बाहर निकाला था। तो हम चाहते हैं कि जो भी यात्री यहाँ पर आए उसके लिए यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, उसको आशीर्वाद मिले बाबा केदार का, लेकिन सुरक्षित भी हो यात्रा। गौरतलब है कि 30 अप्रैल को गंगोत्री, यमुनोत्री, 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाने हैं। चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में निजी और कमर्शियल वाहनों की भी आवाजाही होती है। ऐसे में उत्तराखंड में वायु प्रदूषण का खतरा बनता है। इसके लिए राज्य सरकार ने किसी भी कमर्शियल वाहन के लिए ग्रीन कार्ड जरूरी कर दिया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग के ई पोर्टल के जरिए। तो खबरों के हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।